Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you kids? I hope you all are good. Okay, so today we are going to study the branches of biology. Okay, ना सिर्फ 9th और 10th के बच्चों के लिए बल्कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के बच्चों के लिए, यानी कि चारों क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो फॉर एमकैट. ओके, तो यहाँ पे आ जाए. सबसे पहली जो है वो ब्रांच है बच्चों मॉर्फोलॉजी. ओके, तो मॉर्फोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और ये वर्ड था मॉर्फ. ओके, मॉर्फ वर्ड का मतलब है बच्चों फॉर्म. अब फॉर्म क्या? फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर कौन सा बच्चों? स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ओके, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं, बेशक वो प्लांट्स के हों या वो एनिमल्स के. ओके, तो हम क्या स्टडी करते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम स्टडी करते हैं ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ओके, तो फॉर्म का मतलब बच्चों स्ट्रक्चर. फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो हमें बाहर से नज़र आ रहा है. ओके, जो हमें एक्सटर्नली नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, उसकी हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी में. ओके बच्चों, तो मॉर्फोलॉजी दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. करेक्ट. जैसे हम यहाँ पे बच्चों फ्लावरिंग प्लांट की हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर लेते हैं. ओके, तो ये हमारे पास जो फ्लावर है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास पेडिसल. ओके, हमें ये नज़र आ रही है, ये पोर्शन हमारे पास बच्चों पेडिसल. पेडिसल के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया, ये आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये क्या है? नेक्टरी. अब व्हाट इज़ नेक्टरी बच्चों? आपको पता है प्लांट्स के अंदर एक नेक्टर होता है. ओके, प्लांट्स में नेक्टर होता है, तो उस नेक्टर को प्रोड्यूस करने वाला ये क्या है बच्चों? नेक्टर को प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड है. ओके, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? नेक्टर प्रोड्यूस होता है. ओके, तो ये क्या है? नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज कॉल्ड नेक्टरी. ओके, नेक्टर जो है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स भी उसको खाने के लिए आते हैं. ओके, तो ये फूड होता है फॉर इंसेक्ट्स और बर्ड्स वगैरह. करेक्ट बच्चों. ओके, अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये अगर आपको ग्रीन कलर के लीव्स नज़र आ रहे होंगे, इन्हें क्या नाम है बच्चों? इनका नाम है सेपल्स. ओके, सेपल्स. और अगर हम इनको कलेक्टिवली कहें तो हम इन्हें कैलिक्स कह सकते हैं. ओके, सेपल्स, और हम इन्हें कैलिक्स कह सकते हैं. और ये जो आपको कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा है बच्चों, ये कलर्ड पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. ओके, इट अट्रैक्ट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स. ओके, इट अट्रैक्ट्स, ये उनको अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ आते हैं. इनको क्या कहते हैं बच्चों? पेटल्स. ओके, पेटल्स कहते हैं. और पेटल्स को अगर हम कलेक्टिवली इन सब पेटल्स की बात करें तो हम इन्हें क्या कहेंगे? करोला कहेंगे. करेक्ट बच्चों, ये हो गया करोला. अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जो कलर पोर्शन था ये हमने पढ़ लिया. ये बच्चों कलर पोर्शन क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. ये आपको बात समझ में आ गई. ओके, अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बच्चों क्या है? ये हमारे पास है स्टेमन. ओके, स्टेमन, और सेंट्रल पार्ट है हमारे पास कार्पल. करेक्ट बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है? कार्पल है. ओके, तो अब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें स्टेमन की स्टडी थोड़ी सी कर लेते हैं, तो स्टेमन का ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये क्या क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है. ओके, ये वाला पार्ट ये क्या कहला रहा है बच्चों? फिलामेंट. इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं. और ये जो हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एंथर. ओके बच्चों, ये हमारे पास एंथर्स हैं. और एंथर्स जो है, एंथर्स के अंदर क्या चीज़ होती है बच्चों? एंथर्स के अंदर माइक्रो स्पोरेंजियम होता है. मतलब माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं, मतलब क्या होता है? इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये एंथर है. और एंथर को आपस में जोड़ कौन रहा है? कनेक्टिव जोड़ है. करेक्ट बच्चों, कनेक्टिव जोड़ है इसको आपस में. ये समझ में आ गया. अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर. ओके बच्चों, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों, ओके, कार्पल और स्टेमन, ये दोनों के दोनों क्या हैं बच्चों? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. ओके, और बाकी के सारे ये जो हैं ये, और बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट. ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको. यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे बच्चों आ जाता है सबसे पहले ये वाला पोर्शन हमारे पास आ जाता है स्टिग्मा. ओके, उसके बाद वाला पोर्शन स्टाइल. उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है ओवरी. ओके, ये हमारे पास आ जाती है पूरी की पूरी बच्चों ओवरी. और ओवरी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? ओव्यूल्स. इजी बिल्कुल, ये हमारे पास क्या चीज़ है बच्चों? ओव्यूल्स. ये आपको क्लियर हो गया. ओके बच्चों, तो ये हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कर ली. तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. क्लियर बच्चों. ओके, तो अब हम क्या करते हैं? एनाटॉमी पे आ जाते हैं. ओके बच्चों, अब एनाटॉमी. एनाटॉमी भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि एना. ओके, एना मीन्स अप. और उसके बाद आ जाता है बच्चों टॉम. टॉम का मतलब है टू कट, यानी कि
अब जब हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स की स्टडी कर ली है तो अब हमने क्या करना है, उसको हमने कट करके उसकी स्टडी करनी है। ओके बच्चों, तो इट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे करेंगे बच्चों? हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी सिर्फ उसी केस में कर सकते हैं जब हम किसी भी जिसकी भी हमने स्टडी करनी है उसको हम क्या करें, कट करें। ओके, कट करेंगे, कट करने के बाद हमें उसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पता चलेगा और हम उसकी क्या करेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। और ऑर्गन्स, अब ऑर्गन्स भी आपको पता है बच्चों, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो है वो ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स क्या होते हैं? इनसाइड द बॉडी होते हैं। करेक्ट, इंटरनल होते हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? इंटरनल होते हैं। इंटरनल ऑर्गन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कट करना पड़ेगा। ओके, हमें कट करना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए हमें हमेशा उसको कट करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो एनिमल में इसको इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि बच्चों प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स, उनके ऑर्गन्स आपको वैसे नज़र आ रहे हैं। ओके, स्टेम, लीफ, रूट्स, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब हमने इनकी क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी करनी, क्योंकि टिश्यू आपको कहाँ मिलेंगे? कट करने के बाद आपको अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स आपको टिश्यूज़ की मिलेंगी, लेयर्स मिलेंगी। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की अरेंजमेंट की हम स्टडी करें। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर की जब भी हमने स्टडी करनी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे हम उसे किस में रखेंगे? हम उसे एनाटॉमी के अंदर रखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, इट deals with the internal structure or organs of an organism. In plants, it deals with the arrangement of different types of tissues in root, stem and leaf. ओके बच्चों, तो हम इनकी करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इस पर्सन को देखें तो इसकी हाफ बॉडी पे हमें मसल्स नज़र आ रहे हैं और हाफ बॉडी पे मसल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ स्केलेटल सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं बच्चों? इस साइड पे हम इंटायर मस्कुलर सिस्टम की कर रहे हैं और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल सिस्टम की कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम आ जाते हैं हिस्टोलॉजी के ऊपर। ओके, तो हिस्टोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है। ओके, हिस्टोस वर्ड था जिसका मतलब था बच्चों वेब और टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होता है बच्चों? सारे सिमिलर सेल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलके सेम कोई फंक्शन करने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे टिश्यूज क्या हो गए हैं? सेम फंक्शन कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया? टिश्यूज हो गए। ओके, तो अब टिश्यूज, अब हम हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं बच्चों? हम इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं? सेलुलर लेवल तक देखते हैं। सेल्स नजर आएंगे तो हमें उनकी कलेक्शन नजर आएगी, तो उससे क्या होगा बच्चों? हमें टिश्यूज, हम उसकी स्टडी करेंगे। ओके, द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ओके, अंडर अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पे मैंने एनिमल टिश्यूज की एग्जांपल्स ली हैं। ओके बच्चे, एनिमल टिश्यूज की मैंने एग्जांपल लिए हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड भी एक टिश्यू है। ओके बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और एक कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखें हम बोन टिश्यूज। अब ये कौन सी? हार्ड बोन के टिश्यूज हैं। ओके, हार्ड बोन्स जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हार्ड बोन्स हैं। ओके, जिनको हम मोड़ नहीं सकते। करेक्ट, तो ये भी टिश्यूज हैं। इनके सेल्स और क्या मिलके बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या सेल्स? सिमिलर सेल्स बच्चों क्या कर रहे हैं? टिश्यूज बना रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो सेल्स क्या करेंगे? कलेक्ट होके काम करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम सेल्स जो है मिलके काम कर रहे हो। क्या? अब आप आ जाएं एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर। ये आपको सेल्स नजर आ रहे हो कि बच्चों ये सेल्स, इनके न्यूक्लियस। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ होते हैं? हमारी एपिथेलियम पे होते हैं। ओके, हमारी अपर जो सरफेसेस पे होते हैं। अब आप आ जाए कार्टिलेज टिश्यूज के ऊपर। कार्टिलेज इज ऑल्सो अ बोन। ओके, एक होती है बच्चों हार्ड बोन और एक होती है सॉफ्ट बोन। तो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बोन। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ कि सॉफ्ट बोन के अंदर कोई भी बच्चों ब्लड वेसल नहीं होती है। ओके, सॉफ्ट बोन के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है। करेक्ट बच्चों, तो ये है हमारे पास कार्टिलेज। ये हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारी बॉडी में, हमारे ईयर में होता है। ओके, ईयर में होता है हमारे, सॉफ्ट बोन हमारे ईयर में होती है, हमारे टिप ऑफ द नोज पे होती है, हमारे रिब्स में भी होती है और हमारे जॉइंट्स में भी होती है। ओके, मैं आपको जॉइंट्स की एक बात बताती हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक जॉइंट है। ओके बच्चों, और ये हमारा अगला। ओके, हमारा एक जॉइंट है। ये हमारी दो बोन्स हैं और दो बोन्स आपस में किसके थ्रू जो है वो अटैच होती हैं बच्चों? हमारी बोन्स आपस में लिगामेंट के थ्रू अटैच होती हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या चीज़ है बच्चों? ये हमारे पास
कार्टिलेजिनस बोन है। ओके, हमारे पास कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज क्या करते हैं बच्चों, शॉक एब्जॉर्बर होता है। अब यहाँ पे ये हमारे बोन्स के जो जॉइंट है, यहाँ पे दोनों बोन्स का जहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों अटैच हो रही हैं, तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ लगी हुई है, हमारे पास ये कार्टिलेज है। करेक्ट बच्चों, हमारे पास कार्टिलेज है। अब एल्डर पीपल के अंदर क्या होता है, ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ओके बच्चों, तो क्या होता है, बोन्स आपस में एक्सपोज हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कार्टिलेज बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, बोन्स आपस में क्या होगी बच्चों, एक्सपोज हो गई। अब जब यहाँ पे मूवमेंट होगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब ये यहाँ पे मूवमेंट होगी ना, तो ये आपस में क्या होंगी, फ्रिक्शन होगी इनके आपस में। ओके, जब ये आपस में रगड़ खाएंगी, जब ये आपस में इनकी फ्रिक्शन होगी, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होगा। आगे उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों एडिपोज टिश्यूज़ के ऊपर। तो एडिपोज टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं, फैट, जो फैट के ऊपर टिश्यूज़ होते हैं। ओके, फैट के टिश्यूज़ क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं। ओके, अब आ जाए बच्चों नर्वस टिश्यूज़ के ऊपर। ये हमारे कहाँ होते हैं, सीएनएस में होते हैं। ओके, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन में, ये हमारे नर्वस टिश्यूज़ हो गए जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओके बच्चों, अब आप आ जाए मस्कुलर टिश्यूज़ के ऊपर। अब मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होता है बच्चों, मस्कुलर टिश्यूज़ हमारे मसल टिश्यूज़, यानी कि हमारे मसल्स जो हैं वो बनते हैं मस्कुलर टिश्यू से। अब बच्चों यहाँ पे जो इस एग्जांपल के अंदर आपको मस्कुलर टिश्यू दिखाया गया है, ये है स्केलेटल मसल का टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये स्केलेटल मसल का टिश्यू है। वैसे हमारे पास मसल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों। एक होता है हमारे पास कार्डियक मसल्स, एक हमारे पास होता है स्मूथ मसल्स, एक हमारे पास होता है स्केलेटल मसल्स। ओके बच्चों, जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वो हमारे गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। करेक्ट बच्चों, तो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं, और जो हमारे पास ये स्केलेटल मसल्स हैं हमारे पास वॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब कि ये हमारे सारे के सारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंदर होते हैं, हम इन्हें खुद मूवमेंट नहीं करवा सकते। ओके, गट की मूवमेंट आप खुद नहीं करवा सकते। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास वॉलेंट्री मसल है, जैसे कि हमारे बाजू के हो गए, हमारे जो है वो लोअर लिम्स के हो गए, अपर लिम्स के हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं बच्चों, हम इनको खुद से मूव करवा सकते हैं। अपना बाजू खुद से मूव करा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। ये क्या हो गया बच्चों, ये वॉलेंट्री हो गया। करेक्ट। और अगर आप यहाँ पे देखें कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं बच्चों, जहाँ पे भी कनेक्शन होता है। ओके, वहाँ पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया। ओके बच्चों, आई होप कि आपको टिश्यू जो है वो काफ़ी समझ में आ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं साइटोलॉजी के ऊपर। ओके, तो साइटोलॉजी ये भी एक ग्रीक वर्ड है। काइटोस एक्चुअली वर्ड था जिसका मतलब है हॉलो वेसल और सेल। ओके, तो काइटोस का मतलब है हॉलो वेसल और सेल, और साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ओके, साइटो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ओके, द प्लाज्म इनसाइड द सेल। करेक्ट बच्चों, तो साइटो का मतलब यही होता है। काइटोस ले लो, ये साइटो का मतलब होता है हॉलो वेसल और सेल। ओके, वैसे साइटो का मतलब सेल होता है। करेक्ट बच्चों, यहाँ पे इसको हम अगर सेल की स्टडी करेंगे तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, हम इसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, चलें अब यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हॉलो वेसल, इसकी मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ कि जब सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखा गया तो सेल कुछ इस तरह के नज़र आ रहे थे। ओके, सेल कुछ इस तरह के नज़र आ रहे थे, तो इसका नाम रखा सेलुले। ओके, सेलुला और सेलुले, जिसका मतलब ये है कि वेरी स्मॉल रूम्स। ओके, स्मॉल रूम्स लाइक प्रिजनर्स रूम्स, ये इसका मतलब है। ओके बच्चों, तो ये यहाँ पे ऐसे उनको दिख रहे थे। और ये हॉलो, अब ये हॉलो क्यों दिख रहे थे बच्चों, हॉलो इसलिए दिख रहे थे क्योंकि ये था क्या चीज़, असल में ये कॉर्क था। कॉर्क था, कॉर्क मतलब डेड बाल, जो हम दरख्त के बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन होता है, बिल्कुल बाहर से जो उसकी होती है। ओके, तो वहाँ से ये बार्क लिया गया था जिसके अंदर से सेल का सारा जो भी कंटेंट था वो ख़त्म हो गया था। साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ भी नहीं था सेल के अंदर, इस वजह से सेल हमें हॉलो नज़र आ रहा था। ओके बच्चों, उनको हॉलो नज़र आ रहा था। ओके, द स्टडी ऑफ, ओके बच्चों यहाँ पे देखें, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन and composition of, okay, composition of cell and cell organelles
इज कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, यानी कि हमने स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, हमने फंक्शन की स्टडी करनी है, हमने कॉम्पोजिशन की स्टडी करनी है। कहाँ पे करनी है? साइटोलॉजी के अंदर करनी है। कहाँ पे करनी है बच्चों? साइटोलॉजी के अंदर करनी है। किसके? सेल और सेल ऑर्गेनल्स की। हमने स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन की स्टडी करनी है, तो हम इसे क्या कहेंगे? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कहेंगे। चलें आ जाए, हम थोड़ा सा सेल देख लेते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पे ये एनिमल सेल है, तो इसके अंदर क्या चीज़ एब्सेंट होगी? आप सबको पता है कि इसके अंदर सेल वॉल जो है वो क्या होगी? एब्सेंट होगी, नहीं होगी। सेल वॉल इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। और सेल वॉल कहाँ पे होती है बच्चों? सेल वॉल फंगाई के अंदर होती है, सेल वॉल प्लांट्स के अंदर होती है। जो प्लांट्स के अंदर होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, और जो फंगाई के अंदर होती है वो किससे बनी हुई होती है बच्चों? वो काइटिन से बनी हुई होती है। करेक्ट। चले आज अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर। अब बच्चों सबसे पहले देखें, जो बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन है, ओके, जो बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन है सेल का, ये क्या कहला रहा है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, सबसे बाहर क्या होती है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये सबको अलाउ नहीं करती जाना, सबको जाना अलाउ नहीं करती। सिर्फ किस चीज़ को अलाउ करती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सिर्फ कुछ चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होना। करेक्ट बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। अब आप देखें, यहाँ पे अंदर आ जाते हैं हम इसके। अब यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखें बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या चीज़ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रियन, ये माइटोकॉन्ड्रियन है। और माइटोकॉन्ड्रियन क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। करेक्ट बच्चों, ये क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, जिसकी वजह से क्या आता है? एनर्जी होती है, और एनर्जी होने की वजह से क्या होता है? पावर आता है सेल को। ठीक है, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। ओके, तो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, इसकी वजह से इसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सेल को क्या देता है? पावर देता है। करेक्ट। ओके, अब हम आ जाते हैं बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये आपके पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये रफ क्यों है? ये रफ इसलिए है बच्चों क्योंकि इसके ऊपर क्या चीज़ है? ये रफ क्यों है? ये रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्या चीज़ है? राइबोसोम्स लगे हैं। ओके, राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन प्रोडक्शन। ओके, प्रोटीन जो है वो बनाते हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये होगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगी? प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करेगी। करेक्ट बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। इसके ऊपर अगर आप देखें, आपको छोटे से ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू दिस। अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर आपको कोई ग्रैन्यूल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखें तो आपको ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं। ये ग्रैन्यूल्स क्या हैं? दीज ग्रैन्यूल्स आर राइबोसोम्स। करेक्ट, दीज ग्रैन्यूल्स आर राइबोसोम्स। ओके, अब हम आ जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए, राइबोसोम्स नहीं लगे हुए, जैसे ये स्मूथ है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं बच्चों गोल्जी एपरेटस के ऊपर। गोल्जी एपरेटस। ओके बच्चों, गोल्जी एपरेटस जो है ये जिस साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, और कैमिलो गोल्जी के बाद इसका नाम गोल्जी एपरेटस रख दिया। इसको गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। करेक्ट बच्चों, इसको गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। और ये क्या करता है? एक्चुअली ये पैकेजिंग का काम करता है, उसको कह सकते हैं कि ये पैकेजिंग का काम करता है। करेक्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। ओके, अब ये है बच्चों सिक्रेटरी वेसिकल्स, जो कि गोल्जी बॉडी से सामान पैक हो रहा है, पैकेजिंग होने के बाद सेल से बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो ये हमारे पास सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, जो कि सिक्रीट हुए हैं कहाँ से? गोल्जी एपरेटस से सिक्रीट हुए हैं। करेक्ट बच्चों, अब आप यहाँ पे देखें। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको देख लेते हैं पहले, राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स क्या है बच्चों? राइबोसोम्स हमारे जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट ये मैं आपको बता दूं कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल की सबसे मेन जो है वो साइन क्या होती है कि इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल है। अगर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है। ओके बच्चों, तो राइबोसोम इसके अंदर है, तो राइबोसोम जो है वैसे दोनों के अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर। ओके, तो राइबोसोम्स का काम क्या है? मैंने आपको बताया, प्रोटीन प्रोडक्शन का काम है। करेक्ट बच्चों, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है और ये भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। प्लूरल के अंदर हम क्या कहेंगे?
माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, और सिंगुलर के अंदर हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। करेक्ट बच्चों? ओके, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। ये क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है हमारे पास सेंट्रोजोम। करेक्ट, ये हमारे पास सेंट्रोजोम है, और सेंट्रोजोम इज द स्ट्रक्चर ओके इन विच सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। ओके, तो जो अंदर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों व्हाइट कलर का, ये हमारे पास है सेंट्रियोल्स। ओके, सेंट्रियोल्स ये है हमारे पास। और सेंट्रियोल्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रियोल्स ओके, सेंट्रियोल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ओके, सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ओके, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ये, जो कि कहाँ पे अटैच होते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। ओके, तो ये सेंट्रियोल्स क्या काम करते हैं, ये सेल डिवीजन में इनका फंक्शन है। ओके, चलें अब हम आ जाएं पेरोक्सिसोम्स के ऊपर। ये पेरोक्सिसोम्स हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक मटेरियल वगैरह होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। करेक्ट? ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमारे पास आगे बीच में बच्चों न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है बच्चों, ये हमारे पास बीच वाला पोर्शन न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के सबसे ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डबल बाउंडेड है। ओके, डबल मेम्ब्रेन है। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है बच्चों, पोर्स हैं, पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड in the nucleus which is present in the nucleus. Okay, and the cytoplasm is the fluid which is present in between the cell membrane and the nuclear membrane. करेक्ट बच्चों? अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियोलस पे। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? ये जो आपको न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियोलस क्या करता है बच्चों, एक तो राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करता है, तो न्यूक्लियस का ही फंक्शन है कि न्यूक्लियस राइबोसोम्स को जो है वो प्रोड्यूस करता है। ओके, जब हम इसकी फुल स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अब हम आ जाते हैं लाइसोसोम्स के ऊपर। बच्चों, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल वगैरह को इनगल्फ कर लेते हैं, और इसके अलावा टॉक्सिक जहाँ पे भी होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो, जहाँ पे भी अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल ये इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड सेल्स भी कहते हैं इनको हम। अगर सेल जो है वो डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाता है, इसको क्या कर लेता है, ये अपने आप को खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेल होता है ब्रस्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइड सेल्स भी कहते हैं। करेक्ट बच्चों? तो आई होप कि आपको सेल की स्टडी समझ में थोड़ी सी आ गई होगी। जब हम सेल पढ़ेंगे तो मैं आपको फुल इसकी स्टडी कराऊंगी। इसके अलावा बच्चों एक स्ट्रक्चर यहाँ पे सीलियम। ओके, ये सीलियम, ये क्या करेगा, इसको मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। ओके, चलेंगे, आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। फिजियोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फुसिस से, जिसका मतलब है बच्चों नेचर। ओके, इसमें हमने क्या करनी है, कोई भी फंक्शंस की स्टडी करनी है। ओके, जो भी नेचुरल फंक्शंस हैं उनकी स्टडी करनी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसकी हमने स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल हार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या फंक्शन है, लंग्स का क्या फंक्शन है। ओके, तो डिफरेंट फंक्शंस जो भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की हमने क्या करनी है बच्चों, स्टडी करनी है। करेक्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम आ जाते हैं इकोलॉजी के ऊपर। ओके बच्चों, तो इकोलॉजी, अब इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है ओइकोस, ओइकोस से लिया गया, जिसका मतलब है होम। ओइकोस का मतलब है होम। ओके बच्चों, हमारा जो होम होता है, होम के अंदर लिविंग भी चीज़ें होती हैं। हमारा होम क्या होता है, जहाँ पे लिविंग चीज़ें भी होती हैं। ओके, हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग चीज़ें भी होती हैं और नॉन लिविंग भी होती हैं। ओके, अब लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में जो रिलेशनशिप है बच्चों, इसकी स्टडी हम करते हैं इकोलॉजी के अंदर। और इकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ओके, इकोलॉजी का दूसरा नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही नाम है। इकोलॉजी जो है वो इकोस वर्ड से ग्रीक वर्ड है जिससे ये लिया, जिसका मतलब है होम। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, प्लांट से आप क्या ले रहे हैं, प्लांट से ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप प्लांट से क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। करेक्ट, और इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है, एयर हो गई, ओके, वाटर हो गया, इन सब के साथ हमारा रिलेशन है। उसके अलावा हमारे पास जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं,
इन सब के साथ हमारा रिलेशन है। तो हम इन सब की स्टडी कहाँ करते हैं बच्चों? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। करेक्ट बच्चों, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम कर लेते हैं बच्चों एम्ब्रियोलॉजी की हम स्टडी कर लेते हैं। ओके, अब एम्ब्रियोलॉजी की जो स्टडी है बच्चों, उसमें हम क्या है कि हमने इस एम्ब्रियो की स्टडी करनी है। ओके, एम्ब्रियो की स्टडी करनी है। अब एम्ब्रियो क्या है बच्चों? एम्ब्रियो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, वर्ड है एक्चुअली एम्ब्रियन। ओके, एम्ब्रियन और एम्ब्रियो सेम ही है उसकी मीनिंग। ओके बच्चों, एम्ब्रियो और इसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहेंगे। करेक्ट। अब एम्ब्रियो क्या होता है बच्चों? पहले होता है जाइगोट, सिंगल सेल। ओके, जब वो सिंगल सेल होता है तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के बाद जब वो थोड़ा सा मल्टी सेलुलर हो जाता है, थोड़ा सा, ओके, जब वो थोड़ी सी डिवीजन कर लेता है, माइटोसिस कर लेता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियो कहते हैं। करेक्ट, ये हमारे पास एम्ब्रियो, क्या हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियो कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस। ओके, अब जाइगोट में क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट का मतलब इसमें न्यू स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन अप टू एन ऑर्गेनिज्म, जाइगोट से लेके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके बच्चों, जाइगोट से लेके, ओके, जाइगोट से लेके एक ऑर्गेनिज्म बनने तक जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? हम उसको कहेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम उसकी स्टडी करेंगे। जो भी डेवलपमेंट हो रही है हम उसकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, जाइगोट। करेक्ट, जाइगोट से लेकर ऑर्गेनिज्म बनने तक जो भी स्टडी उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं हम उसकी स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। करेक्ट बच्चों, तो ये एक सिंगल सेल था और उससे ये देखें ये कितना बड़ा एम्ब्रियो जो है वो बन गया। ओके, तो ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट इसमें हो रही है, पहले इस स्टेज में था, फिर ये थोड़ा सा न्यू स्ट्रक्चर बना, फिर ये और न्यू, फिर आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा और न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर ये थोड़ा ग्रो भी कर रहा है और डेवलपमेंट भी कर रहा है, फिर यहाँ पे ये बिल्कुल ही चेंज हो गया, इतना सारा ग्रो कर गया। ओके, तो ये सारी चेंजेस की हम स्टडी कहाँ पढ़ेंगे बच्चों? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम इसे स्टडी करेंगे। करेक्ट। अब आ जाते हैं बच्चों टैक्सोनॉमी के ऊपर। अब टैक्सोनॉमी जो है ये भी ग्रीक वर्ड से ही लिया है, जिसका मतलब है टेक्सिस। ओके, टेक्सिस वर्ड मतलब है, वर्ड था टेक्सिस, जिसका मतलब है अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, प्लस नॉर्म्स का मतलब है लॉज रिलेटेड टू नेमिंग। करेक्ट बच्चों, तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी की स्टडी करेंगे? टैक्सोनॉमी के अंदर हम करेंगे डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो टैक्सोनॉमी के अंदर हम नेमिंग देने की स्टडी करेंगे। ठीक है, गिविंग नेम्स। ओके, तो हम इसकी स्टडी करेंगे। तो टैक्सिस अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, यानी कि हमने अरेंजमेंट करनी है और फिर ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किस बेसिस पे करनी है? ग्रुपिंग की बेसिस क्या होनी चाहिए बच्चों? डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज, इन दोनों को हमने देखना है। अगर तो सिमिलैरिटीज हैं, ओके, अगर तो सिमिलैरिटीज हैं तो हमने उसकी ग्रुपिंग करनी है, उसको सेम ग्रुप में रखना है। लेकिन अगर डिसिमिलैरिटीज हैं तो उसको सेम ग्रुप में नहीं रखना, फिर हम उसको अलग ग्रुप में रखेंगे। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे? इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, ओके, 1 सेकेंड, ओके, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, ओके बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। करेक्ट बच्चों, तो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बेसिस पे हम उसकी क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल जो कॉर्डेट्स हैं जिनमें बैकबोन है उसको हमने कॉर्डेटा में रख दिया, जो जिनमें बैकबोन नहीं है उनमें इनवर्टिब्रेट्स, और इसमें हमने किस में रख दिया? वर्टिब्रेट्स में रख दिया। तो इस तरह से बच्चों जो भी चीज़ें सेम होंगी उस सिमिलैरिटी की बेस पे हम उन्हें एक ग्रुप में रख देंगे। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये एग्जांपल ली है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, इसका जीनस है ब्रासिका, स्पीशीज हो जाएगी ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। करेक्ट बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। और ये हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है। करेक्ट बच्चों, अब आप यहाँ पे आ जाए। अब हम आ जाते हैं जेनेटिक्स के अंदर। ओके, अब जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ओके, 9th में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम आ जाते हैं बच्चों ग्रीक वर्ड।
जेनेसिस। ओके, ग्रीक वर्ड था जेनेसिस। जेनेसिस मतलब ओरिजिन और स्टार्ट। ओके, कैसे एक लाइफ का स्टार्ट होता है, कैसे जो है वो इनहेरिटेंस होती है, कैसे ट्रांसमिशन होती है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की, तो ये सारी की सारी स्टडी हम बच्चे जेनेटिक्स में करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह से जो है वो इनहेरिटेंस हो रही है, ट्रांसमिट हो रहे हैं, क्या चीज़ हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, हम इसकी स्टडी कहाँ पे करेंगे, जेनेटिक्स में करेंगे। ओके, टोटल इनहेरिटेंस की बच्चों हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। ओके, फिर वो कैरेक्टर्स हों या कुछ भी हो, डिजीज़ हो, उन सब की स्टडी हम कहाँ करेंगे बच्चों, जेनेटिक्स में करेंगे। ओके, तो हम डीएनए वगैरह सब की स्टडी जेनेटिक्स में करते हैं, जीन्स वगैरह सब की। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज क्रोमोसोम। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है और ये क्या है बच्चों, अंदर स्ट्रक्चर ये है हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स। ओके, डीएनए डबल हेलिक्स, और ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। अच्छा बच्चों, ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे ये क्या है, इसका थोड़ा सा अगर हम और स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें ये डीएनए और ये जो आपको बिल्कुल ये जो आपको राउंड नज़र आ रही है हमारे पास स्टोन प्रोटीन है, बॉल्स जो आपको नजर आ रही है स्टोन प्रोटीन है। स्टोन प्रोटीन के ऊपर जो है वो डीएनए, इसके अराउंड में क्या है बच्चों, डीएनए और डीएनए, और ये फिर डीएनए हमने और ज़्यादा इसको जब खोला तो ये डीएनए डबल हेलिक्स हमें नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये सेंट्रोमियर, सेंटर में सेंट्रोमियर, ऊपर वाली पी आर्म, नीचे वाली क्यू आर्म। ओके, और सेंट्रोमियर काइनेटोकोर जो है बच्चों, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंट्रोमियर क्या है, वो सेंट्रल मतलब ये पार्ट है जहाँ से अटैच है, और काइनेटोकोर क्या होता है बच्चों, काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। ओके, ड्यूरिंग सेल डिवीजन काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। ओके, ये आपने याद रखना। ओके, तो ये क्रोमोसोम, ये डीएनए। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी क्या है बच्चों, पैलियोंटोलॉजी भी हमारे पास क्या है, ग्रीक वर्ड है पैलियोसिस। पैलियोसिस, और पैलियोसिस का मतलब है एंशियंट, ऑन्टोस का मतलब है बीइंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम जो पहले लिविंग थे उनके अब हमें क्या मिलते हैं, अब हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ओके, जो पहले बीइंग ऑर्गेनिजम्स थे एंशियंट टाइम के अंदर, हम उसके जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, हमने उसकी क्या करनी बच्चों, पैलियोंटोलॉजी के अंदर हमने उसकी स्टडी करनी है। ओके, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट and now they are found as fossils in the rocks. It can be further divided into two branches. Okay, अभी आगे दो ब्रांचेस में हमने इसको डिवाइड किया है, एक है पैलियोबॉटनी, एक है पैलियोजोलॉजी। अब अगर आप इसको देखें, ओके बच्चों, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक प्लांट का फॉसिल है, ये एक प्लांट का फॉसिल है, और अगर आप इसको देखें तो ये एक एनिमल का फॉसिल है। प्लांट के फॉसिल की स्टडी कर रहे हैं तो हम करेंगे पैलियोबॉटनी के अंदर, और अगर हम एनिमल के फॉसिल की स्टडी करें तो हम क्या करेंगे, पैलियोजोलॉजी के अंदर। जो फॉसिल्स रॉक्स वगैरह के अंदर हमारे पास रह गए उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, बेशक वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, पैलियोंटोलॉजी कहेंगे। और अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी करें तो हम उन्हें क्या कहेंगे, पैलियोबॉटनी कहेंगे। और अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करें तो हम उन्हें क्या कहेंगे, पैलियोजोलॉजी कहेंगे। करेक्ट बच्चों। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इस तरह बॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ है। ओके बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या है, एंशियंट पास्ट, इन द एंशियंट past large quantities of dead organisms were fossilized and formed coal, oil and other fossil fuel. ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एंशियंट टाइम्स में यानी पास्ट के अंदर जो बहुत ज़्यादा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उस वक्त लिविंग थे, जब वो डेड हो गए, ओके, जब वो डेड हो गए तो वो क्या हो गया, बरी हो गए। वो जब जो है वो वहाँ पे दफन हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो गया, कोल, ऑयल और अदर फॉसिल फ्यूल जो कि हमारे पास मिलते हैं, हमारे पास फ्यूल्स वगैरह जिसमें हमारी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, जो फ्यूल्स हैं इसमें कन्वर्ट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है या तो MCQ आ सकता है। ओके, तो जो हमारे पास एंशियंट टाइम्स के अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो फॉसिलाइज्ड हो गए और उससे क्या हो गया,
कोल, ऑयल और अदर फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास बन गया। ओके, तो अब हम आ जाते हैं बच्चों बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री, बायोस प्लस केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी यानी लाइफ, बायो मतलब बच्चों लाइफ, लाइफ के अंदर जो भी केमिकल्स हैं उनकी हमने स्टडी करनी है लाइफ के अंदर। ओके, कहाँ पे बच्चों? लाइफ के अंदर जो भी केमिकल्स हैं हमने उसकी क्या करनी है? स्टडी करनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द केमिस्ट्री एंड केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग सिस्टम। ओके, लिविंग सिस्टम में जो भी हमारे पास केमिकल है ना बच्चों, हमारे सेल वगैरह के अंदर जो भी हमारी, उसकी हमने केमिस्ट्री पढ़नी है, यानी हमने उसके केमिकल्स वगैरह की स्टडी करनी, तो हम उसको क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। करेक्ट। ओके, तो अब हम आ जाते हैं बच्चों माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? हमने माइक्रो, माइक्रो मतलब बच्चों वेरी स्मॉल। करेक्ट, वेरी स्मॉल। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की हमने क्या करनी है बच्चों? स्टडी करनी है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की हमने स्टडी करनी है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह की हमने स्टडी करनी है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरस, बैक्टीरिया, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ नजर आ सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप में ही नजर आ सकते हैं। करेक्ट बच्चों, तो ये सिर्फ हमें कहाँ नजर आ सकते हैं? माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी इज कॉल्ड, ओके, क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों बैक्टीरिया वीएस वायरस, बैक्टीरिया वर्सेस वायरस अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है हमारे पास बच्चों बैक्टीरिया, यह पोर्शन हमारे पास बैक्टीरिया का है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? वायरस। हम वायरस को थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। वायरस, ये HIV का वायरस है, यानी कि ये एड्स का वायरस है। ओके, ये हेपेटाइटिस B का वायरस है, ये इबोला वायरस है। वेरी डेंजरस वायरस, ये इतना ज़्यादा डेंजरस वायरस है कि बच्चों ये भी बैट से हुआ था। ओके, ये बैट से हुआ था, और बैट के ब्लड के अंदर जो है वो इसके वायरस है। ओके, तो ये भी जूनोटिक है। ओके, ये क्या हुआ? एनिमल्स से कहाँ पे आया? ह्यूमंस के अंदर आया। ओके, इबोला वायरस, और इबोला वायरस में क्या होता है बच्चों? बहुत ज़्यादा ब्लड वॉमिटिंग होती है। ओके, खून की जो है वो उल्टियाँ आती हैं। ओके, अब यहाँ पे आज बैक्टीरियोफेज, ये वायरस और बैक्टीरिया के दरमियान में। इन्फ्लुएंजा वायरस, ये क्या होता है बच्चों? जो भी फ्लू वगैरह होता है उसमें, और ये एडिनो वायरस। करेक्ट बच्चों, तो ये हमारे पास बैक्टीरिया और ये हमारे पास वायरस। ओके, तो चलें अब हम आ जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके बच्चों, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि लाइफ के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। लाइफ के अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों? लाइफ के अंदर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें। अब इट इज़ द मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब है चेंज कर देना किसी चीज़ को। ओके, यानी जैसी वो है उससे उसको चेंज कर देना, मैनिपुलेट कर देना। ओके, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। ओके, उनके अंदर कोई ना कोई इस तरह की चेंजेस ले आते हैं, और उनके DNA के। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर कौन से यूज़ होते हैं बच्चों? बैक्टीरिया, जिसमें प्लाज्मिड होता है, और यीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे देखें, रिसेंटली मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हैव ब्रॉट अबाउट a revolution in the field. By using these techniques, not only yogurt, cheese, bread, insulin, antibiotics, etc. are being produced, but also number of diseases are cured. Okay, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम जो है वो ना सिर्फ योगर्ट वगैरह, चीज़, ब्रेड, इंसुलिन और एंटीबायोटिक्स तैयार कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी डिजीज़ भी क्योर हुई है। ओके, अब हम यहाँ पे देखें करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये आपको पता है क्या है? ये हमारे पास है, हमारे पास DNA। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ DNA। ओके, ये अब DNA। अब जो DNA का ये पार्ट है ना बच्चों, ये पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ओके, ये पार्ट यहाँ से रिमूव कर दिया गया, और यहाँ पे एक नया पार्ट जो है वो हम डाल रहे हैं। अब जब हम नया पार्ट डालेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो सीक्वेंस यहाँ से आ रहा था ना, ये चेंज हो जाएगा। अब जब ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ना, जिसकी वजह से जो चीज़ यहाँ पे बननी थी वो चीज़ नहीं बनेगी, बल्कि जो चीज़ हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं वो बनेगी। ओके, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, कि यहाँ पे जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो चीज़ बनेगी। जो चीज़ यहाँ पे पहले बन रही थी, हो सकता है कोई डिजीज़ हो यहाँ पे, हो सकता है ये यहाँ पे कोई डिजीज़ काज कर रहा हो, और अब हम जब यहाँ पे ये लगाएं तो ये क्या करे? बिल्कुल यहाँ पे सही से ये काम करे। ओके, जो चीज़ बननी चाहिए वही बने, डिजीज़ क्या हो जाए? क्योर हो जाए मे बी।
तो ये क्या है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी है। ओके, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह से हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी जहाँ से ज़रूरत नहीं होती हम उसको, जिसकी ज़रूरत होती है हम उसको ऐड करते हैं। ओके, और हम वहाँ पे उसकी कॉपीज़ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।